हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और मैं आज आपको बिजनेस स्टडी का जो सीरीज मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे उसका तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक को वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जब भी कोई टीचर पढ़ाएगा वन शॉट में वो वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की होती, तो आप लोग स्पीड में भी देख सकते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आराम से देखिएगा। ठीक है, हर चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक पे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझिए। बिजनेस का मतलब होता है किसी प्रकार का बिजनेस। मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। अच्छा, ये हो गया बिजनेस। अब एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? तो इसके चारों तरफ जो फोर्सेस मौजूद होते हैं या जो फैक्टर्स मौजूद होते हैं उन्हीं को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब फोर्सेस या फैक्टर्स किसे कहते हैं? तो बिजनेस के चारों तरफ कौन हो सकता है बच्चों? कस्टमर हो सकता है। फिर कौन हो सकता है बच्चा? फिर कस्टमर के साथ साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। फिर कौन हो सकता है? लॉ हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? मार्केट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? इसके साथ साथ बच्चा समाज हो सकता है। फिर टेक्नोलॉजी हो सकती है। हमारा बिजनेस इसी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है। कोई भी बिजनेस बिना एनवायरनमेंट के चल नहीं सकता। हर एक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। जैसे आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट होता है, नदी, तालाब, पौधे और कुआं, तमाम चीज, ऐसे हर एक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट। उन एनवायरनमेंट का बच्चों बिजनेस पे बहुत अच्छा असर भी पड़ता है, बुरा भी असर पड़ता है। तो दोनों प्रकार से एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो बिजनेस के चारों तरफ जो सराउंडिंग होती है जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है वही बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। आइए पीपीटी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम पीपीटी से चर्चा करेंगे और देखते हैं कि पीपीटी में क्या लिखा गया। चलिए, तो ये देखिए आज का टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। और हम लोग शुरू करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो लिख रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस होता है। मतलब हमारे बिजनेस के बाहर जितने भी सराउंडिंग में चीजें मौजूद हैं उसका समअप होता है, उसका टोटल होता है। उसमें कस्टमर भी, कॉम्पिटिटर भी, मार्केट भी, टेक्नोलॉजी भी, समाज भी, सबको मिला करके बिजनेस होता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। तो वही कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सबका टोटल होता है। ठीक है, अब उसमें कोई इंडिविजुअल भी आ जाता है। इंडिविजुअल मतलब कस्टमर आ गया, कोई सप्लायर आ गया, कोई इन्वेस्टर आ गया। एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई या कोई और भी कंपनी आ गई। फिर उसके साथ साथ ये हमारे बच्चों क्या होते हैं? एनवायरनमेंट में होते हैं। इनके साथ साथ एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बिजनेस के हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमारे बिजनेस के बाहर की चीज होती है। देखो, एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। लेकिन ये वाला एनवायरनमेंट टोटली एक्सटर्नल पे फोकस कर रहा है। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा बच्चा, वो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होगा। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसके हिसाब से हमको बिजनेस चलाना पड़ता है। ठीक है, चलो, कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है एक्सटर्नल फोर्सेस को, बाहर की चीजों को, जिसमें बिजनेस मौजूद है उसके चारों तरफ जो चीजें, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है, सोसाइटी है, या फिर टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, लॉ है, ये सारी चीजें, इकोनॉमिक है, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को मिला करके बिजनेस का एनवायरनमेंट बनती हैं। इनको हम मिला लें, इनको टोटल कर लें तो यही बिजनेस का एनवायरनमेंट है। किसी एक फैक्टर से एनवायरनमेंट नहीं होता है। हम सिर्फ बोले कस्टमर, तो कस्टमर से एनवायरनमेंट नहीं होता, सबसे एनवायरनमेंट होता है मेरे बच्चे। तो इसलिए कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सबका टोटल होता है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल भी आता है, कोई इंस्टीट्यूशंस भी आती है, और ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है और इसका हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे असर भी पड़ता है। ठीक है, चलिए
सिंपल वर्ड्स में कहें कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ जो चीजें मौजूद होती हैं, जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें हमारा बिजनेस मौजूद है सराउंडिंग में, वही इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, वही बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है। एक मिनट बच्चा देखे रिकॉर्ड हो रहा है, कई बार गलती से ऑन नहीं करते, वो बोलते रहते, बाद में पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देख लेते हैं। ठीक चल रहा बच्चा, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे जाना जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिलेटिविटी होती है, द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, फिर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होता है, इंटर रिलेटेडनेस होता है, डायनेमिक होता है, अनसर्टेनिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक मिनट बेटा थोड़ा सा इसको और सही कर दें, ऑटो मैनुअल। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये इतना चीज हमको पढ़ना। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला हमने ये देखो बताया ना कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर हैं। अब इसको डिटेल में पढ़िए। द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल फोर्सेस को मिला करके बनता है, किसी एक चीज को एनवायरनमेंट नहीं कह सकते। जैसे हमारे बिजनेस के चारों तरफ मार्केट होगा, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन होगी, पॉलिटिक्स होगा, समाज होगा, इसके साथ साथ हमारे यहाँ सरकार ने जो लॉ बनाए वो होगा, कस्टमर होगा, सप्लायर होगा, सबको मिला करके ही बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। वही कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटलिटी होती है, सबको मिला करके होता है, एक चीज को एनवायरनमेंट नहीं मान सकते, पहली विशेषता हो गई। दूसरा कह रहा है ये स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा स्पेसिफिक भी होता है, जनरल भी होता है। आइए इसको यहां पर थोड़ा सा आपको समझाएं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है बेटा, लेकिन आप ध्यान दीजिए हमारे बहुत बातों पे, तबीयत पे नहीं। अब बच्चा स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है, जो हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट असर डालता है, इसका असर हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट पड़ता है। जनरल का असर हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट पड़ता है। समझ में आई बात। स्पेसिफिक में क्या क्या आता है, कस्टमर आता है, कॉम्पिटिटर आता है, हमारा सप्लायर आता है, इसके साथ साथ हमारे इन्वेस्टर आते हैं। इनका असर हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कोई फैशन चेंज हो गया, मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कस्टमर कह रहा है कि हमको भी वही चीज चाहिए, तो हमें कस्टमर का वो डिमांड हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट असर डालेगा। ठीक है, हमें भी उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, वरना हम बनाएंगे कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए कस्टमर, सप्लायर और हमारे इन्वेस्टर और हमारे और भी जो हैं, इनका डायरेक्ट असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है, इसलिए इनको हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के पार्ट मानते हैं। इसके बाद कह रहा जनरल फोर्सेस क्या होता है, इनका असर हमारे बिजनेस पे धीरे धीरे पड़ता है, एक साथ नहीं पड़ता। जैसे समाज का, राजनीति का, कानून का, तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, ये सारी कंडीशन हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट असर डालती है। तो वही कह रहा है कि ये जनरल और स्पेशल दोनों होता है। स्पेसिफिक फोर्स का जो हमारे बिजनेस पे असर ये डायरेक्टली पड़ता है और इमीडिएट तुरंत पड़ता है, और लेकिन जो जनरल फोर्सेस है बच्चा, इनका असर हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट पड़ता है और ये लेकिन बहुत धीरे धीरे पड़ता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर समाज आ जाता है, पॉलिटिक्स, लीगल, लेकिन इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर कस्टमर आता है, सप्लायर आता है, इन्वेस्टर आता है, इसके अलावा आपका जो है कह सकते हैं कि आप कॉम्पिटिटर आता है। तो ये लोग आपके स्पेसिफिक हो गए और ये जनरल फोर्स हो गया। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेटेडनेस क्या कहना चाहता है, इंटर, रुको पेन का फॉन्ट सेलेक्ट करें बेटा, ये पता नहीं किसने इसको ले लिया। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर मतलब ये जो हम नाम ले रहे हैं, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, यही फैक्टर या फोर्स होते हैं बेटा। इन्हीं को जोड़ के इन्वायरमेंट बनता है और इन्हीं का असर हमारे बिजनेस में भी पड़ता है। तो वही कह रहा है कि हमारे फैक्टर्स, हमारे ये जो फोर्सेस होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक पे असर आएगा तो दूसरे पे असर आएगा। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, अब टेक्नोलॉजी चेंज होने से कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाएगी, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाएगी तो मार्केट भी चेंज हो जाएगा। तो हमें इसी हिसाब से बिजनेस चलाना पड़ता है। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से संबंध रखता है। समझ में आई बात। चलिए अब जैसे मान लीजिए आप टच फोन यूज कर रहे हैं, टच फोन यूज कर रहे हैं, अब जैसे ही टच फोन में अच्छा फोन आया, कस्टमर वो डिमांड करेगा, तो कम कस्टमर डिमांड करेगा, अब मार्केट में भी वही डिमांड। तो देखो टेक्नोलॉजी बदली, कस्टमर का डिमांड बदला, मार्केट बदल गई, तो एक दूसरे से हमारा फैक्टर कनेक्टेड है। जितने भी एनवायरनमेंट में फैक्टर दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसको कहते हैं इंटर रिलेटेड। हमारा एनवायरनमेंट में जितने फैक्टर या फोर्स मौजूद है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और इसका असर हमारे बिजनेस पे भी पड़ेगा। जैसे
ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं वो सब बेटा उनका असर हमारे वो जो है मतलब हमारे एनवायरनमेंट में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सर ये फैक्टर या फोर्स क्या होता है, फिर बता दे रहा हूं। कस्टमर, सप्लायर, मार्केट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, समाज मतलब सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, ये सारे बेटा, इसके बाद हमारा कह सकते हैं कॉम्पिटिटर, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर ये हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में होते हैं। इन्हीं को ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है, इसी को कह रहा है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसी से हमें अपना बिजनेस भी उसी हिसाब से चलाना होता है, हम इनके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, with the inclination of youth toward western culture the demand for fast food is increasing। कह रहा जैसे हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी देशों की सभ्यताओं ने अपना जगह बनाना चालू किया, वैसे हमारे युवाओं के अंदर फास्ट फूड की जो है डिमांड ज्यादा हो गई। जैसे आप लोग जाते हैं, जब कोचिंग से निकलते होंगे कॉलेज से, तुरंत मोमोज खा लिया, तुरंत चाउमीन खा लिया, तुरंत आप समोसा खा लेते हैं, तो बेटा ये वेस्टर्न कंट्री के कल्चर है, अब इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से वेस्टर्न कंट्री का हमारे यहाँ कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट भी बदल रहा है। सब वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को फॉलो करने में लगे हुए हैं, मार्केट भी उसी हिसाब से जीन्स लेके आ रही है, टी शर्ट लेके आ रही है, उस हिसाब से कस्टमर भी चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो कह रहा है इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में कब क्या चेंज होगा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एनवायरनमेंट कब बदल गया। इसीलिए एनवायरनमेंट में हमेशा आपको टच में रहना चाहिए। इसीलिए लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो घूमते रहते हैं, उनके एजेंट घूमते रहते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज बदल गई, वहां वो कॉम्पिटिटर जो हमारे जैसा बिजनेस कर रहा है उसने ये बना के बेच दिया, ये चीज सैमसंग ने ले लिया, तो एप्पल को भी उस तरीके से अब चेंज करना है। तो यही होता है कि हमें जो है हम चेंज समझ नहीं सकते कि एनवायरनमेंट में कब क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा खांसी आ रही, तबीयत सही नहीं, लेकिन आप पढ़िए। कह रहा है कि अनसर्टेनिटी होती है मेरे बच्चों इस बिजनेस में, तो यहां पर डिफिकल्ट होता है ये पता कर पाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चीज चेंज होगी। फिर एज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, हमारा एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलता बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इन द आईटी एंड फैशन इंडस्ट्रीज फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। आपको एग्जाम्पल लेके बताएं कि आईटी का सेक्टर, इंडिया में फैशन का सेक्टर, ये सब बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो इसी हिसाब से एनवायरनमेंट भी बहुत तेजी से बदल रहा है, इनका एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें आगे बताते हैं, ठीक है। डायनेमिक, अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, तेजी से। अनसर्टेनिटी का मतलब तो क्या था कि एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि कब एनवायरनमेंट में क्या बदल जाएगा। अब डायनेमिक का मतलब होता है कि आपको अपना बिजनेस भी डायनेमिक करना होगा, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता ठीक उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस में भी चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप एनवायरनमेंट के साथ नहीं चलोगे तो आप नहीं चल पाओगे। कह रहा है द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलता है। एज इट कीप ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, जैसे ही टेक्नोलॉजी बदलती वैसे हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत तेजी से बदल जाता है। अ शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, जैसे कंज्यूमर की सोच, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाता है, वैसे हमारा एनवायरनमेंट बदल जाता है, तो हमारे मार्केट में भी वैसी चीजें आ जाती हैं। इसी हिसाब से हमको भी बिजनेस करना होता है, वरना हम भी नहीं चल पाएंगे। एंड द एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, जैसे हमारे मार्केट में नए नए कंपटीटर आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वैसे ही कस्टमर का बेटा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो हमको भी उसी हिसाब से चेंज करना होगा, वरना हम भी नहीं चल पाएंगे, ठीक है। वही कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए हमको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट स्टैटिक, बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट स्थिर नहीं होता, ये रिजिड नहीं होता। फिर कह रहा है वाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर, इसीलिए इसको बेटा मॉनिटर करते रहना चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें बदल रही, निरीक्षण करते रहना चाहिए। एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली, और बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार चेक करते रहना चाहिए। पता लगा एनवायरनमेंट में कुछ बदल गया और हम भी नहीं बदल पाए अपने आप को, तो बिजनेस तो हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ जो चीजें मौजूद है हमारे बिजनेस के चारों तरफ, वो हमारा एनवायरनमेंट है, वही हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं, ये बेटा बहुत डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेन होता है, इसके साथ साथ ये रिलेटेड होता है, तमाम चीजें इसके अंदर फीचर्स में, इसे आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, देखो अभी हमने बताया बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान नहीं है। वही कह रहा है
कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कंपनीज। कंपनियों को इतना आसान नहीं समझना कि एनवायरनमेंट का क्या असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, जबकि एनवायरनमेंट को स्कैन करना आसान है, बट एनवायरनमेंट के चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझना आसान नहीं है। ठीक है, फिर इसलिए फॉर एग्जाम्पल it may be difficult to know the extent of the relative impact of the social, economic, political, technological or legal factors on the change in demand for a product in the market। इसलिए मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है उसके बारे में हमें ये जानना होगा कि ये किस कारण से हो रही है। इकोनॉमिक कारण से हो रही है, समाज की सोच, समाज के एजुकेशन से हो रही है, या पॉलिटिकल कारण से हो रही है, टेक्नोलॉजिकल कारण से हो रही है, या लीगल फैक्टर, लॉ वगैरह चेंज होने से हो रही है। तो ये कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल यहां पर ये समझना कठिन हो जाता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, लोग अलग अलग प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं। तो यहां पर ये समझना आसान बिल्कुल नहीं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है क्या है और इसका क्या प्रभाव हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। इसलिए एनवायरनमेंट में हमें हमेशा लगे रहना चाहिए और एनवायरनमेंट के साथ अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए रिलेटिविटी का मतलब होता है बेटा सापेक्षता। मतलब आपको बता दें हर एक देश का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। आपके अमेरिका का एनवायरनमेंट अलग होगा तो इंडिया का एनवायरनमेंट अलग होगा। एनवायरनमेंट बेटा रीजन क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी एनवायरनमेंट अलग होता है। तो यही कह रहा है एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी विशेषता कि हर देश में हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री में अलग अलग होती है। जो इंडिया में जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में वही एनवायरनमेंट हो, थोड़ा बहुत रहता है बट सेम नहीं रह सकता। एंड रीजन टू रीजन, और क्षेत्र के हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज होता है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या हमारे आपके कल्चर की वजह से एनवायरनमेंट चेंज होता है। बट एनवायरनमेंट हर एक देश के दूसरे देश से बिल्कुल अलग रहता है, हल्का फुल्का सिमिलर हो बट अंतर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर में बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कंपेयर टू द यूएसए। इंडिया में यूएसए की तुलना में साड़ी की डिमांड होगी, तो वहीं इंडिया की तुलना में अमेरिका में दूसरी कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी। तो यहाँ देखो एनवायरनमेंट इंडिया में साड़ी का है तो अमेरिका में जीन्स वूंस का है। तो एनवायरनमेंट बेटा हर देश का अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं हो सकता है, वही कहना चाहता है। द सेम कंडीशन इन द एनवायरनमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। एनवायरनमेंट का जो असर होता है हर एक बिजनेस पर अलग अलग तरीके का पड़ता है। एक जैसा एनवायरनमेंट भले होगा लेकिन हमारे बिजनेस पे अलग पड़ेगा, आपके बिजनेस पे अलग पड़ेगा। तो सबका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है और सब पे अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे बिजनेस के चारों तरफ जो चीजें मौजूद है, पॉलिटिकल चीजें हैं, इकोनॉमिकल चीजें हैं, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है, यही हमारे एनवायरनमेंट है। बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, यही हमारे बिजनेस पे असर डालती हैं। ठीक है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बट इनके हिसाब से बिजनेस को चला सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो देखो बच्चों यहां पर 5 एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Identification of opportunity to get first mover advantage, identification of threats, tapping useful resources, coping with rapid change, assistance in planning and policy formulation। आप इनके पांचों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ाता हूं, मैं यहां पे चर्चा करता हूं और मैं पहले पेन को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ओके चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज है यहां देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है इंपॉर्टेंस का, क्या कह रहा, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को जिस भी बिजनेसमैन ने या जिस भी कंपनी ने पहले स्कैन कर लिया उसको पहले फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो डेवलपर थे व्हाट्सएप के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी सिस्टम को लाया जाए, ऐसा एप्लीकेशन लाया जाए एंड्रॉइड फोन में चाहे आईफोन में, ताकि लोगों को मैसेज करना आसान हो। तो उन्होंने एनवायरनमेंट को देखते हुए व्हाट्सएप को जन्म दिया। तो व्हाट्सएप जब बनाया, आज देखो सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप जो है बनाया और आज व्हाट्सएप सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किया हुआ है मैसेंजर में। और आए तो बहुत, उसके बाद टेलीग्राम आया, तमाम आए, लेकिन किसी ने इसका फायदा इतना नहीं पाया जितना व्हाट्सएप पा रही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले जो एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और ज्यादा मार्केट में गुडविल और मार्केट शेयर वो ज्यादा कैप्चर करके रखेगा। ठीक है,
तो एनवायरनमेंट का फायदा क्या, सबसे पहले स्कैन करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, अपॉर्चुनिटी को मतलब अपॉर्चुनिटी को जो है भुगतान कर लो, अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लो ताकि आपको ज्यादा फायदा मिले। तो सबसे पहले आप देखो कि एनवायरनमेंट क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही, उसको आप उसका फायदा उठाओ और आप ज्यादा बिजनेस करो। तो वही कह रहा है कि जो सबसे फर्स्ट मूवर होते हैं एनवायरनमेंट को जो स्कैन करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलता है। Businessmen who can understand and scan the opportunities of the business environment at an early stage get maximum benefit or they can capture a big shares of the market। कह रहा है कि बिजनेसमैन जो जल्दी से समझ जाते हैं, जो अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल कह रहा है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है, ये मोबाइल में जो चैट्स के लिए आया है, इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आए बट वो सक्सेस नहीं हुए। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ने अवसर देखा कि मार्केट में ये जरूरी है और व्हाट्सएप के डेवलपर ने क्या किया, व्हाट्सएप बना दिया एनवायरनमेंट को देखते हुए, और आज व्हाट्सएप ने पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व में छा लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा बिजनेसमैन, वही उसका फायदा पाएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है और वो एनवायरनमेंट को सही से स्कैन कर लेती है, तो उसको पता चल जाएगा कि भविष्य में आने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी, या उसके लिए कौन सी कंपनी खतरा बन रही है, या उसके लिए कौन सा थ्रेट पैदा हो रहा है, कौन सा खतरा मार्केट में पैदा हो रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए। जैसे a businessman who can scan and understand the business environment in time to get a warning signal to deal with the constraint of the negative policies of the business environment। मतलब एक बिजनेसमैन जो बिजनेस को अच्छे से स्कैन कर लेता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को, और समझ लेता है, तो वो क्या कर लेता है, उसको पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि उसके बिजनेस के लिए कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं, और वो उसकी पॉलिसी बना करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। फिर टाइमली स्कैनिंग, अगर आप समय रहते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हो, स्कैन कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इसके साथ साथ बेटा आपको एक सिग्नल मिल जाता है, और उसी हिसाब से आप अपनी कंपनी में चेंज कर सकते हो ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि जैसे मान लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट के स्कैन करने के बाद मारुति सुजुकी, देखो पहले पढ़ लेते हैं तब समझाते हैं। The Maruti Udyog Company got the quantitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India। बेटा एनवायरनमेंट को स्कैन करते टाइम मारुति सुजुकी कंपनी को यह पता लगा कि भारत में आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियां मोटर कार बनाने के लिए विदेश से आ रही हैं। उसने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, यहां से लेके वो बाहर तक की न्यूज देखते थे उनके लोग, और पता चल गया कि ऐसा होने वाला है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको एक सिग्नल मिल गया, वार्निंग मिल गई कि आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को ही बढ़ाना चालू कर दिया, और बाद में मारुति सुजुकी ने एक्सेप्ट किया एंट्री ऑफ फॉरेन कार। मतलब उसने फॉरेन कार को रोका नहीं कि आप यहां पर मत आके बनाइए, उसको क्या करना, हमारे देश के कानून है, कोई भी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकता। लेकिन हमारे देश में जो मारुति कंपनी थी, इसने स्कैन करके समझ लिया एनवायरनमेंट को कि आने वाला समय दूसरी कंपनियां यहाँ हावी होने वाली। इसने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर डाला कि दूसरी कंपनियां इसको फेस ही नहीं कर पाई, और ये बहुत आगे निकल गया। तो अगर ये एनवायरनमेंट से कनेक्टेड ना होता, एनवायरनमेंट को स्कैन ना करता, तो क्या ये कंपनी आज बढ़ पाती? बिल्कुल ना बढ़ पाती। दूसरी कंपनियां हावी हो जाती है, फोर्ड रोड की तरह बाहर चली जाती। तो वही कह रहा है, इसलिए सबसे पहले आप एनवायरनमेंट को अगर देखते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आने वाला समय में क्या खतरा आपके लिए पैदा हो रहा है। ठीक है, फिर अगला आता है यहां से। ठीक है, पेन को सिलेक्ट कर लें, थोड़ा पानी पी लें तब, क्योंकि क्लास बेटा 1 शॉट की, तो टाइम तो लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग भी पानी वानी पी लिया करें। चलिए देखते हैं क्या बना रहा हूं मैं बता रहा हूं हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। बच्चों आपको एक बात तो पता होगी ना कि मार्केट में जो डिमांड होता है उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हम फालतू प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते, तो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होता है हम उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जिस हिसाब से डिमांड होगा प्रोडक्ट उसी हिसाब से बनेगा, तो हमें उसी हिसाब से मटेरियल भी तो चाहिए होगा कि हम उस चीज का मटेरियल मंगाएंगे जिसका डिमांड ही नहीं है। तो हमें
प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से मटेरियल मंगाना होता है। तो यही कह रहा है कि अगर इन्वायरमेंट को हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, तो हम जानेंगे कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, फिर कस्टमर जो डिमांड कर रहा है जिस प्रोडक्ट या सर्विस की, हम उसी हिसाब से मटेरियल मंगाएंगे और उस कस्टमर को उस हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर देंगे, हमारा फायदा हो जाएगा। अगर हम मार्केट से कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम आउट ऑफ चीजें मंगाएंगे और बनाएंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं, हमारी कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाहता है? बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई, एक मिनट बेटा, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। हर एक बिजनेसमैन गुड्स की सप्लाई मार्केट की डिमांड के हिसाब से करता है, कह रहा है। ठीक है, और हर एक बिजनेस टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। हर एक बिजनेसमैन को अगर मार्केट में आउटपुट सप्लाई करना है तो इनपुट चाहिए होगा। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, फाइनेंस, इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा दे एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड बाय द एनवायरनमेंट। हर एक बिजनेसमैन इनपुट को तभी मांगता है, इनपुट को दिमाग में रखते हुए तभी मांगता है, उसको पता है कि एनवायरनमेंट में ये डिमांड ज्यादा हो रही है, उसी हिसाब से वो इनपुट को मांग करता है। भाई अगर मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पता चल गया कि इस मोबाइल का कवर, ये एक कवर की ज्यादा डिमांड चल रही मोबाइल की, तो मैं इसी हिसाब से डिमांड करूंगा इनपुट की। नहीं तो अगर इसकी डिमांड नहीं होगी कवर की तो मैं क्यों बनाऊंगा बेटा? समझ में आई बात? तो हर एक बिजनेसमैन डिमांड के हिसाब से ही रॉ मटेरियल मंगाएगा और इनपुट से आउटपुट बना देगा, तब सप्लाई कर देगा। अगर इन्वायरमेंट आप नहीं समझते रहोगे ना तो बेटा फिर आप चाहे जो भी मंगा के बना लोगे और बेचोगे, बिकेगा नहीं, इक्का दुक्का लोग लेंगे, बाद में आपका बिजनेस फ्लॉप। जैसे याद है ब्लैकबेरी, नोकिया, सोनी का फोन, ये लोग मार्केट के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाए ना, और इन्होंने रॉ मटेरियल मंगाया, इनके लिए सब महंगा पड़ गया, बाद में इन्होंने अपना फोन महंगा बेचना चालू कर दिया, किसी ने खरीदा ही नहीं क्योंकि उनसे सस्ते दामों पर दूसरे लोगों ने बेचना चालू कर दिया था। तो वही कह रहा है हर एक बिजनेसमैन मार्केट में डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई करता है और उसी हिसाब से वो रॉ मटेरियल को मंगाता है जो फैशन में चल रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जांपल, जैसे मान लो आज जो जमाना एलईडी टीवी का, 3D टीवी का और टीवी का है, मान लीजिए विद द डिमांड फॉर एलईडी 3D टीवी मैन्युफैक्चरर्स आर कलेक्टिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर एलईडी एंड 3D टीवी रेदर देन कलेक्टिंग रिसोर्सेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और फ्लैट स्क्रीन टीवी। आज मेरे बच्चों जमाना एलईडी टीवी का है, 3D टीवी का है, तो उसी हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो उस टीवी को बनाता है, वो उसी हिसाब से रॉ मटेरियल मंगाता है, ना कि वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए मंगाता है, क्योंकि उसका जमाना ही नहीं है। तो एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? अगर हम इसको स्कैन कर रहे होते हैं, इसको समझते हैं, इसमें चलते रहते हैं, इसको पढ़ रहे होते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है इस समय, तो हम उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट टू रैपिड चेंज। अगर आप एनवायरनमेंट को मेरे बच्चे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, स्कैन करते जा रहे हो, बराबर की एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से एनवायरनमेंट में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, अपने बिजनेस को, और अपने बिजनेस में चेंज कर लेते हो ताकि एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाए। जैसे कोरोना आया था तो सबने ऑनलाइन में अपने आप को ढाल लिया, जो नहीं ढाल पाए उनका बिजनेस बंद हो गया। तो वही कह रहे एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप बिजनेस को, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता, नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। जैसे टुडे चेंज आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। आज देखो बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, एंड दी चेंज हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। और ये जो बदलाव होता है बिजनेस पे बड़ा बड़ा असर डालता है। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दी चेंज एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए हमें ये समझना होगा ज्यादा जल्दी से जल्दी कि ये चेंज करना कहाँ आवश्यक है, बिजनेस में कहाँ पर हमें बदलाव करने की जरूरत है। नहीं करेंगे ना समय के साथ तो बाहर हो जाएंगे मार्केट से। बिजनेसमैन मेक चेंज इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो द मैच द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज करता है ताकि वो एनवायरनमेंट बिजनेस के जो बाहर का एनवायरनमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं उससे मैच करता रहे। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, अपनी पॉलिसी को हम चेंज करते हैं, अपनी प्लान को चेंज करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देते हैं, हम वर्किंग कैपिटल को चेंज करते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा इंटरनल चेंज जो है ऐसा होना चाहिए एक्सटर्नल चेंज से मैच करे। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलने के साथ साथ खुद को भी बदल ले और बिजनेस को भी चेंज कर ले। हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है। इसलिए एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस यही कि अपने आप को हम बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ बदलते रहें, अपने आप मतलब बिजनेस को। ठीक है,
असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो, बराबर देख रहे हो कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी बन पाएगी, आप पॉलिसी बना लोगे ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे चला सको। तो द मेजर स्ट्रेटजीज, प्लान एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड द business environment because the policy and strategies have to be implemented in the presence of environmental factor। आज एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद हम अपने बिजनेस के अंदर की पॉलिसी और प्लानिंग को सही से बना पाते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को बच्चा स्कैन नहीं कर रहे होंगे ना, तो हम सही से पॉलिसी प्लान नहीं बन पाएंगे। अगर हम फैक्टर को ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि एनवायरनमेंट के फैक्टर कहाँ पे बदलाव हो रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, कंपटीटर क्या कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुई, मार्केट में क्या नीड वांट आ गया, तो तमाम चीजों को देखते हुए हमें अपनी पॉलिसी और अपनी प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंस है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फालतू में प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे आगे। तो आज हम हेल्प पा जाते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करने से, हमें पॉलिसी में क्या चेंज करना है। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्कैन करते हो तो वी फाइंड देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो हमें पता चलेगा कि आज के समय में टूरिज्म में बहुत ज्यादा स्कोप हो गया, और इसी के साथ साथ बिजनेसमैन एक अच्छी प्लानिंग करके इस अवसर का फायदा उठा रहे हैं, और टूरिज्म कंपनियां ज्यादा खुल रही हैं, और एजेंसियां टूर को बढ़ावा दे रही और लोगों का हेल्प कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं। तो आज बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे टूरिज्म का स्कोप ज्यादा है एग्जाम्पल के रूप में, और हर एक कंपनी जो एजेंसी है, जो ट्रेवल एजेंसी है, वो टूरिज्म के साथ साथ अच्छे अच्छे पैकेज ला रही हैं, प्रमोट कर रही हैं कि हम यहाँ ले चलेंगे, गोवा ले चलेंगे इतने दिन के लिए, तो देखो पैसा कमा रही हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए, क्या चीज बदल रही, हमें उसी हिसाब से बिजनेस को भी ढाल लेना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से हम अपनी कंपनी की पॉलिसी और प्लानिंग को भी बना लेते हैं, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, एनवायरनमेंट इसको स्कैन करने से फायदा क्या होगा, हमारी बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, हमारे बिजनेस पे एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। वही कह रहा है विद कंटिन्यूअस स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजिली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से कंपनी अपने परफॉर्मेंस को, अपने काम करने की शक्ति को अच्छा कर सकती है, बढ़ा सकती है। बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हम इंटरनल एनवायरनमेंट का चेंज ऐसे करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो मैच करे, और ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉपर्ली इंप्रूव देयर मार्केट शेयर, और हर एक संस्था अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव कर सकती है। कैसे? एनवायरनमेंट को स्कैन करने से। तो एनवायरनमेंट एक बात है कि अगर आप अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट स्कैन नहीं करोगे बच्चा, ना तो आप कस्टमर की नीड को पूरा कर पाओगे, ना तो आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, ना तो आपकी प्रॉफिट होगी, ना तो आप जो है गुडविल क्रिएट कर पाओगे, जिससे आपका बिजनेस डाउन होता चला जाएगा। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से ये इंपॉर्टेंस मिलता है आपको। कौन कौन सा इंपॉर्टेंस हमने आपको यहाँ बताया था, ये देखो, यहां से लेकर के हमने 5 पॉइंट बताए थे, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कर सकें। कोई डाउट बच्चा? क्लियर? चलो, तो आज हमने फीचर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस भी डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन क्या है, पहले हम पेन को सिलेक्ट कर लें। पेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अभी बताते हैं, पेन बाद में। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट या फैक्टर, डायमेंशन या फैक्टर या फोर्सेस एक ही होता है, चाहे डायमेंशन आए, चाहे फैक्टर आए, चाहे फोर्सेस आए, वो एक ही होता है। क्या होता है, देखिए, उसमें आता है इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और लीगल कंडीशंस। क्या क्या आता है? 5 चीजें, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर। ये 5 चीजें मिला करके हमारा डायमेंशन बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसके अलावा तो कंपटीशन है, मार्केट है, कस्टमर है, टेक्नोलॉजी है, ये हमारे हैं, बट मेन जो हमारा डायमेंशन है वो यही होता है। ठीक है, और इनको समझने से हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब डिटेल में पढ़ें, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, सोशल फैक्टर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है, इसको हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए क्या होता है ये डायमेंशन डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए हमने बताया, आप इसको एलिमेंट कहिए, आप इसको एलिमेंट कहिए, चाहे डायमेंशन कहिए, चाहे फैक्टर कहिए, एक ही चीज है। चाहे आप डायमेंशन कहिए,
चाहे आप फैक्टर कहिए और चाहे आप एलिमेंट कहिए, एक ही चीज है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। आप चाहे इसको डायमेंशन के नाम से जानिए, चाहे आप इसको बच्चा फैक्टर के नाम से बोलिए, चाहे फोर्सेस के नाम से बोलिए, सब एक ही है। तो एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये 5 होते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में आइए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? सबसे पहले इसको हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे बच्चों, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये बीकॉम उकॉम में भी आता, बीबीए में भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th में बच्चों को आता। चलिए एक मिनट, गला सूख जाता है बड़ा तेरा। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आइए, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चा हम लोग किसको पढ़ेंगे? इकोनॉमिक फैक्टर को। पहला पॉइंट, 5 एलिमेंट है या 5 डायमेंशन है, हम इनको पहला पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर को या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? आपका जो, ये मान लो इंडिया है, ये फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है। इंडिया में आरबीआई होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, हमारी सेंट्रल बैंक होगी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इनके द्वारा कोई ना कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, इनके द्वारा कोई ना कोई रूल बनाए जाते रहते हैं, जिससे हमारे देश के बैंक को चलाया जाता है। कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे आरबीआई, पीएनबी है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन पे इनका असर होता है। इनके साथ साथ हमारे देश में इन्फ्लेशन पे भी असर आता है, डिफ्लेशन पे भी इसका असर पड़ता है, इंटरेस्ट रेट पे भी इसका असर पड़ता है। तो बच्चा जब इस पे पड़ता है असर, तो क्या बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब कोई बिजनेस लोन लेने गया, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, तो उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट ज्यादा या कम देना पड़ेगा। उसी हिसाब से बिजनेस के प्रॉफिट भी होंगे, उसी हिसाब से बिजनेस जो है सरवाइव करेगा। तो हमारे देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होगा बच्चा, उसका असर हमारे बिजनेस पे भी पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि हमारे बिजनेस के चारों तरफ में पहली चीज होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हमारे बिजनेस पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमें भी तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, हमें भी तो प्रॉफिट कमाना होता है। तो अगर हाई इंटरेस्ट होगा, डिफ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो इसी हिसाब से हमारे बिजनेस में भी तो प्रॉब्लम आएगी। तो वही कह रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी, उसी हिसाब से आपको अपना बिजनेस करना चाहिए, उसी हिसाब से अपने आपके बिजनेस को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट? बिजनेस को चेंज करना था, बिजनेस में बदलाव करते रहना चाहिए, ये नहीं कि आज बिजनेस दूसरा खुला कल दूसरा, नहीं नहीं, बिजनेस के मैनेजमेंट वगैरह में चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, क्या रहा है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लें पहले, ठीक है, क्योंकि हाँ, एक मिनट बेटा, क्या कह रहा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उन सारे फोर्सेस और फैक्टर को हम कहते हैं जिनका असर हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जैसे इट हैज एन इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट असर पड़ता है। क्या? जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का असर, इन्फ्लेशन, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, ये जितने भी हैं बेटा, ये हमारे बिजनेस पे इनका असर पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर हमारे देश का अच्छा होगा तो हमारे बिजनेस का भी ग्रोथ होगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो हमारे अपने बिजनेस का भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे लॉस होगा। तो हमें अपने बिजनेस को अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक फैक्टर रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटीज और कंस्ट्रेंट ऑन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर इकोनॉमिक फैक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे तो उसी हिसाब से हमारे बिजनेस पे भी असर आएगा, ठीक है। अब देखिए, सम एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर, कुछ पहलू है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जिसे हम अब जानेंगे। क्या पहलू है? A high inflation rate is set as a constant as they increase the cost of production। अगर इकोनॉमिक में हमारे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चा? इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इसका मतलब ऐसे समझिए, इसमें जो हमारा जनरल प्राइस लेवल होता है, मतलब जो हमारा सामान्य कीमत स्तर होता है, वो बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा पूरा टॉपिक वहीं बीत जाएगा, क्योंकि मैं तो
इसको भी पढ़ाता हूं, तो ये सब चीजें पता है, लेकिन आप पहले यही पढ़िए। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा होगा तो इससे हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि सारी चीजें महंगी हो रही हैं। लेबर भी महंगा, लेबर की मजदूरी भी महंगी, रॉ मटेरियल भी महंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा, तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ेगा ना। तो ये कह रहा है इन्फ्लेशन अगर होगा तो हमारे देश में कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन का बढ़ेगा, तो कल को उसका हमारे बिजनेस पे असर आएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं इतना महंगा, प्रॉब्लम ये आ जाएगी। तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अगर देश का अच्छा होगा तो उसका फायदा हमारे बिजनेस को भी मिलेगा। समझ में आई बात? वही कह रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी बड़ा असर पड़ता है बिजनेस में। फिर द पासिंग ऑफ द जीएसटी बिल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज के समय में इकोनॉमिक में क्या हुआ कि हमारे देश में जो जीएसटी पास की गई, जीएसटी बिल के पास करने से लगभग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हुए हैं, ये भी तुम्हारी इकोनॉमिक का पार्ट है। फिर डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 नोट्स हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। 2016 में 2016 में हमारी भारत सरकार ने 8 नवंबर को जो डिमोनेटाइजेशन किया था बेटा, डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, वो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी को हिट कर गया। इसका भी असर आज बिजनेस कहीं ना कहीं झेल रहा है। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट है, और याद रखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी बड़ा असर पड़ता है हमारे बिजनेस पे। ठीक है, चलिए अब अगला आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है बच्चों? एक बात आपको पता होगी कि कोई भी बिजनेस बिना समाज के नहीं चल सकता, किसी ना किसी समाज में जरूर चलता है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं सोसाइटी के लिए करते हैं, तो सोसाइटी में क्या कस्टम्स, मतलब क्या रीति रिवाज है, क्या रिलीजन है, ठीक है, लोगों का क्या विश्वास है, क्या बिलीफ है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितनी गरीबी है, कितनी पॉवर्टी है। इसके बाद समाज में टेक्नोलॉजी को लेकर लोग कितना अवेयर हैं, इसका भी असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो बिना समाज को समझे, बिना समाज के हिसाब से, बिना समाज के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारा बिजनेस चल नहीं सकता है। तो हमको समाज में रहते हुए अपना बिजनेस करना है। तो हमें ये जानना होगा कि जिस सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी इनकम क्या है, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसमें लोग गरीब कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, किस रीति रिवाज को मानते हैं, कौन सी परंपरा को लोग फॉलो करते हैं, कौन सा एजुकेशन है लोगों के पास। ठीक है, ये चीज, लोगों का डेथ रेट क्या है, उस समाज में बर्थ रेट क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये बहुत हमारे बिजनेस को सब प्रभावित करते हैं। तो समाज को देखते हुए भी हमें अपना जो है बिजनेस करते रहना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। अगर समाज कुछ और चाहता, हम कुछ और करें तो हम नहीं चल पाएंगे। तो क्या कह रहा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस सोशल फैक्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट में कई प्रकार के सोशल फैक्टर भी, सोशल फोर्सेस भी आते हैं। जैसे क्या आते हैं, कस्टम रीति रिवाज आता है, बिलीफ मतलब विश्वास आता है, शिक्षा आती है, उसके बाद एजुकेशन आता है, मतलब शिक्षा दर आती है, एजुकेशन का लेवल आता है, लाइफ स्टाइल आती है, लोगों की वैल्यूज, मूल्य आती हैं। ये सब चीजें हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये समाज में है। अगर समाज में ये सब चीजें हम नहीं देखेंगे तो बिजनेस हमारा चल नहीं सकता। सोशल के ये चीजों को भी ध्यान देना होगा। फिर कह रहा है कुछ एस्पेक्ट आप देख लीजिए सोशल एनवायरनमेंट का। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या कहना चाहता है कि भाई आज के समय में हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में समाज सबसे बड़ा एनवायरनमेंट होता है, और हर एक बिजनेस को ये देखना चाहिए कि क्या हम समाज की लाइफ की क्वालिटी को चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हर एक बिजनेस को वुमेन को जो है इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपने वर्क फोर्स में। समाज आज हमें यही चाहता है, हर एक वुमेन इंडिपेंडेंट होना चाहती। तो हमारे बिजनेस की ये जरूरी, हमारे बिजनेस का मतलब ये ड्यूटी होता है कि हम हर एक वुमेन को वर्क फोर्स में बराबर का दर्जा दें। जहां काम हो रहा है, जहां मजदूर काम करें, चाहे ऑफिस में काम हो रहा, हम वुमेन को भी शामिल करें, क्योंकि वुमेन भी समाज का हिस्सा है। वुमेन नौकरी करेगी, वुमेन अपने परिवार को संभालेगी, तो कहीं ना कहीं उसका परिवार आगे जाएगा, बच्चे एजुकेटेड होंगे, उनके घर में गरीबी हटेगी, इसलिए समाज का भी विकास होगा। ठीक है, तो वुमेन को भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। हमें बच्चों समाज में बर्थ रेट और डेथ रेट को भी ध्यान देना चाहिए। अगर जन्म दर, मृत्यु दर समाज में ज्यादा हो रही तो हमें बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड इनोवेशन, लाइफ स्टाइल एटसेट्रा। हमें समाज में बिजनेस करना, तो कस्टमर भी समाज का हिस्सा है, तो कस्टमर का एटीट्यूड क्या है नई नई चीजों को लेके, कस्टमर की लाइफ स्टाइल क्या है, हमें समाज में ये भी देखना है।
फिर ट्रेडिशंस, कस्टमर एंड हैबिट ऑफ पीपल, हमें परंपराओं और कस्टमर की आदतों को भी देखना चाहिए। तो समाज के अंदर जो भी चीजें हैं बिना उसको देखे हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, समाज के हिसाब से हमें बिजनेस को चलाते रहना चाहिए। ठीक है, एक मिनट बेटा चेक कर ले माइक डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है, नहीं, चलिए ठीक है, लाख लाख शुक्रिया भगवान तेरा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, अगर समाज के हिसाब से आप चलोगे आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। जैसे द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चर, गारमेंट बिजनेस एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेस। अगर आप समाज के हिसाब से चलोगे तो आप ईद पर, दिवाली पर मिठाइयां बेच करके, क्योंकि समाज में हमारे यही रीति रिवाज है, हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, मुस्लिम भाई ईद मनाते हैं, तो सबके हिसाब से हम चलेंगे तो हम समाज में रह पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे और समय के साथ जो है पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि सब कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं, सबके कोई ना कोई रीति रिवाज है, तो हमें अपना बिजनेस उनके रीति रिवाज, उनके समाज के हिसाब, अपने समाज के हिसाब से ही करना चाहिए। अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ सोसाइटी का भी, सोशल फैक्टर भी देखना जरूरी है आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है, इसके और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। आज का समय बच्चों टेक्नोलॉजी का है और हर एक कस्टमर टेक्नोलॉजी जैसे बदलती वैसे उसका डिमांड बदल जाता है। जैसे S24 अल्ट्रा सैमसंग ने लॉन्च किया, कस्टमर पहुंच गया कि हमको ये फोन दे दो, अब वैसे वो मतलब वो जो है एक्सपेक्टेशन रखता है दूसरी कंपनियों से S24 की तरह ये भी कोई फोन लॉन्च करे। तो हर एक कस्टमर टेक्नोलॉजी के बदलते ही अपने डिमांड, अपनी नीड और वांट को चेंज कर देता है। तो हर एक कंपनी की ड्यूटी है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी देखे और फॉलो करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, कस्टमर के नीड वांट को पूरा कर सके और मार्केट के हिसाब से कंपनियों को चलाया जा सके। ठीक है, तो कंपनी को टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, बिना टेक्नोलॉजी के आप बिजनेस कर नहीं सकते। तो नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसके हिसाब से आप बिजनेस करिए, ये एनवायरनमेंट कहता है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देते हैं। कह रहा है इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, इसमें वो फोर्सेस आते हैं जो साइंटिफिक तरीके से हमारे प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्ट को नया करते हैं और मार्केट में नए नए गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को देते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विस मार्केट में नए नए प्रोडक्ट और नए नए सर्विस दे पाएंगे। फिर न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, हम टेक्नोलॉजी के आने से नए नए मेथड से बिजनेस को चला पाएंगे और गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए लो कॉस्ट में भी काम हो जाएगा। फिर अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्रीज एज इट हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हर एक बिजनेसमैन को क्लोजली, मतलब बहुत करीब से जाकर के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी नई आई है, ताकि बिजनेस में, इंडस्ट्री में उस टेक्नोलॉजी को ला करके कंपटीशन को फेस किया जा सके और अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां देखते हैं। आज टेक्नोलॉजी आने से ऑनलाइन सेल बेटा हमारी जो है ग्रोसरी वगैरह की बढ़ गई, जिससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कंपनीज हैव स्टार्टेड न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। आज टेक्नोलॉजी आने से कंपनियां नए नए तरीके से एडवर्टाइजिंग करने लगी हैं, प्रमोशन करने लगी हैं। कोई सीडी रोम को फॉलो कर रही है, कोई कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉलो करके प्रचार कर रही है कंपनी, कोई यूट्यूब से, कोई वेबसाइट से। टेक्नोलॉजी आने से आज हम नए नए तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से पता लगा टेक्नोलॉजी आ गई है, हम पोस्टर लगाए पड़े हुए हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ये नहीं सक्सेस है। तो टेक्नोलॉजी के साथ आप एडवर्टीजमेंट करिए, क्योंकि जमाना आज टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, फिर कह रहा है देखो कियोस्क भी हमारा जो है ऐड करने का एक तरीका होता है, इंटरनेट से भी हम करते हैं। टेक्नोलॉजी आने से तो हम ये एडवर्टीजमेंट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। इसके बाद कह रहा है आज देखिए डिमांड फॉर एलईडी स्मार्ट एचडी टीवी। आज एलईडी टीवी, स्मार्ट एचडी टीवी वगैरह ज्यादा आ गई हैं, एलसीडी टीवी की अब डिमांड नहीं रह गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज हमारे समाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एआई। तो आज टेक्नोलॉजी आने से टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए। इसलिए हम कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे सर्विसेज को दे पाएंगे, लो कॉस्ट में बना पाएंगे और कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। तो वही कह रहा है हर बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट चेक करते रहना चाहिए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है और किसकी जरूरत है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया। क्या आ गया बच्चा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बच्चों एक बात है आपको बताएं, देखिए इन सब का असर हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता है। आज क्या हुआ, हम न्यूज देख रहे थे पार्लियामेंट में, आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने किसी एमपी को जो कि बीजेपी का था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको धक्का दे दिया। और वो किसी बीजेपी का था, वो उसको धक्का दे दिया, किसी दूसरे मेंबर पे जाके वो गिर गया और उसकी नाक पे चोट लग गई। अब बताइए ये छोटे मोटे लफड़े जो कि संसद में हो रहे हैं, इनका असर मार्केट में लोगों को डिस्टर्ब करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा? जो कांग्रेस के समर्थक होंगे वो बीजेपी के समर्थक होंगे, ये रोड पे आ जाएंगे, डंडा लेकर के आ जाएंगे, धरना करेंगे, बसेस जलाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, जिसका असर हमारे बिजनेस पे भी पड़ेगा। सही कह रहे हैं गलत? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखते रहना चाहिए कि सरकार कौन सी लॉ लेके आ रही है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब चीजें हमें पढ़ना और समझना चाहिए। इसका भी असर हमारे बिजनेस पे धीरे धीरे पड़ने लगता है। समझ में आया? मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है, वहीं बिजनेस आपका है, तो वहां पर आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो आपको समझते रहना चाहिए कि पॉलिटिक्स में, अपने बिजनेस में क्या चेंजिंग करके रखना है ताकि उसमें भी सर्वाइव कर सके। तो देखिए, इट इंक्लूड पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड बिजनेस। इसमें कह रहा राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशंस हमें समझना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि देश में कितनी शांति है, जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बना करके वहां भेजा है वो कितने अच्छे हैं। इस हिसाब से हमें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में पॉलिटिक्स का भी बड़ा असर पड़ता है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस कम्युनिटी। अगर पॉलिटिक्स में स्थिरता है, लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स में नहीं हो रही, पॉलिटिक्स खराब नहीं हो रही देश में, तो बिजनेस भी, कॉन्फिडेंस होगा बिजनेस में और बिजनेस आगे जाएगा। अगर आज की तरह जैसे हमने बताया अभी, अगर ऐसे पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, तो आए दिन हमारे बिजनेस पे भी प्रॉब्लम आती रहेगी, धरना होगा, बवाल होगा, तो ये सब हमारे बिजनेस पे असर डालते हैं। फिर कह रहा पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी टू बिजनेस एक्टिविटी। बच्चों आपने देखा होगा कि बांग्लादेश का न्यूज, वहां पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई, स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगजनी होती है, फिर उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां के बिजनेस बंद हो गए। तो हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स हमारे देश में कैसी हो रही है। अगर अचानक से पॉलिटिक्स डिस्टर्बेंस हुआ, पॉलिटिक्स में बवाल हुआ, विवाद हुआ, तो कई प्रकार से धरने और आगजनी होने लगती है, बवाल होने लगता है, जिसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। वही कह रहा है कि पॉलिटिक्स हमारे बिजनेस को कभी भी कुछ कर सकता है, ये भी अनसर्टेन होता है। एग्जाम्पल, बेंगलोर इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन। बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो वहां पे फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस देती है लोगों, इसलिए वहां पे सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया का, और इसीलिए वहां पर आईटी इंडस्ट्री वगैरह बहुत तेजी से ग्रोथ करे। तो जहां पे पॉलिटिक्स वगैरह स्टेबल होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पॉलिटिक्स सही हो रहेगी, वहां का बिजनेस आगे जाएगा। जहां नहीं होगा वहां पे बिजनेस पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स भी हमारे देश में बिजनेस पे बड़ा बुरा असर डालते हैं। तो इकोनॉमिक भी पढ़ लिया, सोशल भी पढ़ लिया, टेक्नोलॉजिकल भी पढ़ लिया और पॉलिटिक्स भी पढ़ ली। तो ये 4 एलिमेंट हमने पढ़ लिया, इनका हमारे बिजनेस पे असर पड़ता है। ठीक है, फिर आगे आता है, देखिए कुछ एस्पेक्ट आपको हम बताने जा रहे हैं जो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, जिनका असर हमारे बिजनेस पे पड़ा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी। देखो जब से बीजेपी ने स्वच्छ भारत अभियान लाया तब से हमारे यहाँ गली गली में सफाई हो रहा है, बिजनेस के आसपास भी सफाई हो रहा है। बिजनेस भी तो हमारा समाज का हिस्सा है और हमारा बिजनेस आगे जा रहा है। फिर हमारे देश में स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया बीजेपी ने, जिससे पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स ने नहीं तो किया, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसने किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे देश में है और जिससे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ रहा है और अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का अच्छा हो रहा, अच्छे से चला जा रहा। हर एक पॉलिटिक्स जो है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को फॉलो कर रही है, जिससे हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। फिर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर,
हमारे देश में प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और लीडर की प्रोफाइल क्या है, ये भी बड़ा मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पहलू हैं जो हमारे देश में बीजेपी के आने से हुए हैं। इसके पहले की गवर्नमेंटों ने अपनी पॉलिटिकल सिनेरियो बनाए होंगे, उनसे भी बिजनेस के एनवायरनमेंट पे असर पड़ा होगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस पे असर डालते हैं। अगर सरकार अच्छा करेगी तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर गलत करेगी, आए दिन धरना हो रहा है जिसकी वजह से आए दिन बवाल हो रहा है, तो हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। वही वो बताना चाहता है। अगला आता है लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे देश में कई प्रकार के लीगल चीजें बनाई गई हैं, लॉ बनाए गए हैं, हमें उसे फॉलो करना होता है। अपने बिजनेस को चलाते टाइम लॉ को भी बेटा फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लॉ को नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे ऊपर पेनाल्टी लग जाती है और हमारा बिजनेस बंद होने कगार पे आ जाता है। तो हमें अपने बिजनेस में लॉ को भी फॉलो करते रहना चाहिए। तो लीगल इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस पे असर पड़ता है। कह रहा वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, हमारे देश में कई प्रकार के लॉ और विधान बनाए गए सरकार द्वारा जिसको हमें फॉलो करना होता है। इतने लॉ बना दिए गए हैं, क्या बताएं। फिर कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, हमारे देश में प्रशासनिक आदेश जो है गवर्नमेंट की संस्थाएं इशू करती हैं। फिर कह रहा है कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर, स्टेट और लोकल, हमारे देश में गवर्नमेंट आए दिन कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं, डिसीजंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ता है। तो लॉ वगैरह के एनवायरनमेंट हमारे देश में भी ज्यादा है जिसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो हमें लीगल एनवायरनमेंट को भी हमेशा देखते रहना चाहिए कि क्या लॉ में चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट कौन सी लॉ लेके आ रही है, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, तो ये भी देखते रहना चाहिए। कह रहा कुछ एस्पेक्ट आपको लीगल एनवायरनमेंट का नीचे बताया जा रहा है। जैसे हमारे देश में लीगल पॉलिसीज बनाई गई कि कोई भी बिजनेस करेगा या फॉरेन ट्रेड करेगा तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद द स्टैच्यूटरी वार्निंग इज एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल, हर एक बिजनेस को अपने लेबल पर, अपने पैकेजिंग के लेबल पर स्टैच्यूटरी वार्निंग देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर कह रहा पैकेट, जैसे मान लो आप सिगरेट बना रहे हो तो आपको सिगरेट के लेबल पे बताना पड़ेगा कि इससे कैंसर होता है, इससे ये होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, सरकार ने लॉ में बताया। अगर नहीं बनाओगे तो पेनाल्टी लग जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, हमारी सरकार ने फेमा एक्ट बना दिया कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दूसरे देशों में आ जा रहे हो, तो वहां पे कैसे आप काम करोगे, फेमा को फॉलो करोगे। लॉस टू कीप अ चेक ऑन द एडवर्टाइजमेंट, हमारे देश में एडवर्टीजमेंट को लेकर के लॉ बना दिया कि अगर आप गलत एडवर्टीजमेंट करोगे तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा, सरकार आप पे पेनाल्टी लगाएगी। फॉर एग्जांपल द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, हमारे देश में गलत तरीके से आप एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को, अल्कोहल प्रोडक्ट का नहीं करोगे, गलत है। आज अजय देवगन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है और भी बड़े बड़े एक्टर, ये सब क्या कर रहे हैं, इनके लिए लॉ नहीं होता बेटा, ये बता दें आपको, बुरा भले लगेगा लेकिन देखो आज रूल को तोड़ा जा रहा है, इनको तो रोक दे लगाना चाहिए। खुलेआम सरकार हमारे यहाँ प्रमोट कर रही है किंगफिशर और ये रजनीगंधा खाइए, ये करिए, ये गलत है, समाज पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो हम कह बोल नहीं सकते, सरकार है उठा लेगी हमको। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेज इज प्रोहिबिटेड, जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमारे देश में एल्कोहलिक बीवरेज को प्रोहिबिट किया गया है, ये लॉ है, बट ये हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, ये सही नहीं है, कहाँ परेशान हो रहे हो तुम। ठीक है। तो लीगल एनवायरनमेंट का भी हमारे बिजनेस पे बड़ा असर पड़ता है और हर बिजनेस को इस लीगल सिनेरियो में रह के, लीगल एनवायरनमेंट में रह के काम करना चाहिए, वरना बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आता है 3 मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नया टॉपिक है और वन शॉट में हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, होठ सूख रहा है, लेकिन फिर भी टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे 3 मेजर कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें पढ़ना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 2 मिनट का ब्रेक, पानी पी ले तब पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहना चाहता है बच्चों, इसको समझिए। ओके, हमारे इंडिया में 1991 में कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे।
उस समय देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स, विदेशी मुद्राएं जो हमारे देश में होनी चाहिए वो बहुत कम हो गई, जिससे हमारे देश को चलाना आसान नहीं रह गया। तो उस समय हमारी इस सरकार ने एलपीजी मॉडल बनाया कि अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, देश को चलाना है, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है, तो एलपीजी मॉडल को फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए इन्वायरमेंट में हम आज एलपीजी मॉडल को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारे इन्वॉल्व है। इसके बिना हम बिजनेस को चला नहीं सकते, हम हर बिजनेस को इसी इन्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो एलपीजी मॉडल हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 पॉलिसी बनाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब बनाई गई? 1991 में। कौन बनाया? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और उसमें पीएम थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चलिए हमें अब ये पढ़ना है। सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन को हम यही बता देते हैं, उसके बाद हम जल्दी समझा देंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, हमारे देश में 1991 के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, जिसकी वजह से बिजनेस को चलाना आसान नहीं होता था, क्योंकि हमें इतने रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता था। तो बाद में क्या हुआ, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। मतलब लॉ हमारे देश में जो बना था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला दी गई, लचीला कर दिया गया, ताकि बिजनेस चलाना आसान हो। पहले क्या होता था, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब आप बिजनेस कर पाओगे। तो कई प्रकार के डिफिकल्ट लॉ बनाए गए थे, जिसको फॉलो करना आसान नहीं था, इसलिए कोई बिजनेस खोलता नहीं था, कंपनी बनती नहीं थी, या बाहर की कंपनी देश में आती नहीं थी। इसीलिए हमारे देश में लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई 1991 में, कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिजनेस है तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए, ताकि बिजनेस को चलाना आसान हो, स्मूथ तरीके से बिजनेस चलाया जा सके। आइए इसको देखते हैं, क्या कहना चाहता। अभी खत्म हो गया, समझिए, हमने बता दिया क्या कहना चाहता बच्चों। ये कहना चाहता है liberalization means the removal of unnecessary control and restrictions on business। लिबरलाइजेशन से हम बिजनेस पर फालतू के जो कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, उसने उसको हटा करके बिजनेस को लिबरलाइज कर दिया। बिजनेस को आप फ्री होकर के चलाइए, ठीक है, हल्के फुल्के लॉ बना दिए बस। फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के फीचर क्या है? एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट अ शॉर्ट लिस्ट। कहने मतलब क्या है, हमारे देश में मैंने कहा पहले बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती थी, इसको समाप्त कर दिया गया लिबरलाइजेशन के हिसाब से, और आज शॉर्ट लिस्ट में जो इंडस्ट्रियां हैं उनको छोड़ करके बाकी के सबके लिए ये बेटा लाइसेंस लेना मैंडेटरी था, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। कहा कि अब हटाओ, लाइसेंस का चक्कर मत पालो, रजिस्ट्रेशन कराओ और बिजनेस चालू करो। फिर आज क्या हुआ लिबरलाइजेशन आने से, इसमें क्या क्या हुआ, इसकी विशेषताएं देखते हैं। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आज इसके आने से बिजनेस आप बड़ा करें, छोटा करें, सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। बिजनेस को आप बड़ा करें, ग्रोथ करें, बंद कर दें, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। पहले सरकार इंटरफेयर करती थी। फिर रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था, सरकार गुड्स और सर्विस को जैसे जो है आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, मूव कर रहे हो, इस राज्य से उस राज्य या इस देश से उस देश, तो बेटा वहां पे सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, ये सब हटा दिया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती थी, अब कंपनियां और बिजनेस फिक्स करती हैं। अब जब आप कंपनी को चला रहे हो तो आप कंपनी के हिसाब से प्राइस फिक्स करो तो आपका ज्यादा फायदा होगा। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो आपका मन नहीं रहेगा बिजनेस चलाने में, इसलिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया कि अब कंपनी फ्री है, बिजनेस फ्री, अपने हिसाब से प्राइस वगैरह सेट करें, लेकिन ज्यादा प्राइस लेंगे तब गवर्नमेंट इंटरफेयर मारेगी, ठीक है। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। सरकार ने टैक्स रेट को घटा दिया, पहले टैक्स रेट ज्यादा था 1991 के पहले, और सरकार ने इकोनॉमी में फालतू का जो है कंट्रोल हटा दिया, जिससे गवर्नमेंट जिससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। फिर सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए नियम कानून बड़े कठिन थे, आज सरकार ने उसको आसान कर दिया, यही लिबरलाइजेशन होता है। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। आज हमारे देश में
लिबरलाइजेशन होने से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह ज्यादा होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, और दूसरे देश की टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आने लगी, क्योंकि दूसरे देश की कंपनियों को, सरकारों को ये पता चल गया कि इंडिया में लिबरलाइजेशन पॉलिसी फॉलो की जा रही है, जिससे बिजनेस करना आसान हो गया। तो आज हमारे देश में देखो इतने बिजनेस बन रहे हैं, इतने आए दिन खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये लिबरलाइजेशन की देन है और ये मनमोहन सरकार की देन है। ठीक है, कोई कुछ भी श्रेय ले, लेकिन हम नहीं लेने देंगे, क्योंकि मनमोहन जी ने इसे बनाया, तो हम क्यों किसी को लेने दें। चलिए, एक में बेटा पेन गिर गए, चलिए पेन दूसरा उठा लेते हैं, तब तक यहां देखते हैं। फिर क्या है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सरकार ने उसी समय पॉलिसी बनाई। पहले क्या था, 1991 के पहले गवर्नमेंट जो है ज्यादा कंट्रोल करती थी बिजनेस को, गवर्नमेंट के सेक्टर ज्यादा होते थे, तो सरकार ने कहा नहीं, देश को अगर आगे ले जाना है तो प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट होता है, जो वर्किंग स्टाइल होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ कंपनियों को ज्यादा किया जाए, देश में गवर्नमेंट इंटरफेयर अब कम करे, ज्यादा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया जाए। इसीलिए मेरे बच्चों, आज उसी समय देश में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आती है और हम इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को अब पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा देश में निजी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना और बनाना। ठीक है, तो क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट गिविंग अ ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। मतलब आज हमारे इस इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग देश में प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो गया और पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी उसी समय आई कि देश में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ाया जाए। फिर द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस। क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने लगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहां समझिए, मतलब पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है। अब गवर्नमेंट ने अगर अपने 51% शेयर यहां से बेच दिए या निकाल लिए, तो अब ये 49% बच गया, तो मतलब अब ये पब्लिक से प्राइवेट हो गई। तो प्राइवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, अपने शेयर निकालने और बेचने चालू कर दिए, ताकि हमारा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर में अब कम हो जाए। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी फॉलो तभी हो पाएगी। तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया और प्लान वे में लॉस मेकिंग कंपनी को जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया, जो नुकसान में जाए तो उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया, और जो आज हमारा देश प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने ओनरशिप को ट्रांसफर करना पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के हाथों, मैंने अभी बता दिया। फिर कह रहा है इफ देयर वर a dilution of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management of the enterprises to the private sector। अगर गवर्नमेंट अपने 51% शेयर निकाल लेती तो मतलब वो सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। तो आज हमारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को भी फॉलो करे और मोदी सरकार भी इसी पे ज्यादा फोकस करे। तभी लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नहीं बेटा, ये पॉलिसी 1991 में आई, मैं मानता हूं कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन होने से बहुत फायदा है, कॉम्प्लिकेशन तो हमेशा रहेगी हर एक चीज के। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फायदा है, उसमें भी तो नुकसान है, तो फायदा प्राइवेट सेक्टर में भी है, नुकसान भी है और वहां भी है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होगा तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और आज आप देख रहे हैं 1991 से आज हमारा देश 5वीं इकोनॉमी बन चुका है विश्व की। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ज्यादा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। अगला आता है ग्लोबलाइजेशन। क्या आता बच्चों? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है इसको देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि उस जमाने में हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो 2-4 देशों से कनेक्टेड थी। हम दूसरे देशों में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते थे, तो सरकार ने कहा कि अपने देश की इकोनॉमी को हर एक देश से कनेक्ट करो। जापान, सूडान, इटली, रोम, जो भी देश है बेटा, अमेरिका, इंग्लैंड, सबसे कनेक्ट कर लो, ताकि हमारे देश में दूसरे देशों से जो है इकोनॉमी कनेक्ट हो जाए। अब इससे क्या फायदा होगा? हमारे देश में कंपनियों का ग्रोथ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, ये फायदा होगा। तो सरकार ने ग्लोबलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट फॉलो किया। ठीक है, क्योंकि उस समय हम लिमिटेड देशों से ही व्यापार करते थे। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीड टुवर्ड द इमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब आज इसका मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी को कई देशों की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देना, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से आगे जाए। ठीक है,
फिर कह रहा है इन सिंपल वर्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। मतलब हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से कनेक्ट हो जाएगी तब तो ये इस इकोनॉमी पे इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के ऊपर निर्भर करना। ठीक है, अगर हम अपने देश के ही अंदर व्यापार करेंगे, एक आध देश के साथ करेंगे तो हमारा इतना विकास नहीं होगा। तो इसलिए हमें ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ा कि अपने देश की इकोनॉमी को कई देशों की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब कई देशों के साथ एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, रिस्ट्रिक्शन ना लगे, टैक्स कम लिया जाए, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने देश की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटरडिपेंड करना, जोड़ देना। फिर ताकि हमारे देश में कई प्रकार की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और हमारे देश में बाहर से पैसा आने लगे, पूंजी आने लगे। फिर टिल 1991 मतलब 1991 तक जब पॉलिसी नहीं बनी थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म। जब 1991 के पहले तक हमारे देश में पॉलिसी नहीं बनी थी तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे इंपोर्ट को लेकर के। आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, तभी तो ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा। अगर आप नियम लगा दोगे तो आपके देश में आएगा कौन? तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ी ताकि दूसरे देश के लोग भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, हम दूसरे देशों में बेच सकें। कस्टम ड्यूटी वगैरह में चेंज करना पड़ गया। हमारे देश में लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये सब सारी जैसी प्रॉब्लम बेटा होती थी, इसको हटा दिया गया। और आज ग्लोबलाइजेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होते, वरना ग्लोबलाइजेशन के लिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तब हमारा ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर हम लाइसेंस को इंपोर्ट पर लाइसेंस का सिस्टम बना देंगे, टैरिफ कोटा लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो हमारे देश में बिजनेस करेगा कौन? या हमारे देश में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगा कौन? तो बेटा इसलिए इसको हटाया गया ताकि अपने देश की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से कनेक्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, कैपिटल आए, टेक्नोलॉजी आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, दूसरे देश की कंपनियां यहाँ आए। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया गया। तो 3 पॉलिसी लाई गई। क्या क्या लाई गई? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं अब क्या कह रहा। A truly global economy implies a boundary-less world where there are। क्या कह रहा है? A truly global economy implies a boundary, मतलब जो हमारे वैश्विक स्तर की इकोनॉमी होती है, एक सही ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अपने अंदर लेस वर्ल्ड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको दूसरी देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ना पड़ेगा और अपने देश के गुड्स और सर्विसेज को फ्री फ्लो करना पड़ेगा। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं लगाना होगा ताकि आप एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार कर सकें। फिर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन। सही ग्लोबल इकोनॉमी का यही मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में कैपिटल का फ्लो होता रहे। अमेरिका से इंडिया में, इंडिया से जापान में पूंजी आती जाती रहे, पैसे आते जाते रहे, मशीन आती जाती रहे, टेक्नोलॉजी आती जाती रहे। फिर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से फ्री होकर फ्लो करे एक देश से दूसरे देश में। फिर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर। एक देश से दूसरे देश में लोग आ जा सके इजिली, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। आज देखो हम अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ये किसका असर है? ग्लोबलाइजेशन का असर है। और एक सही ग्लोबल इकोनॉमी का यही मतलब होता है। फिर एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब हर एक देश के बीच में ग्लोबल लेवल पर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो डिस्प्यूट को, मतलब विवाद को सेटलमेंट करने का एक प्रावधान बनाया जाए। आज इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह यही तो करती हैं, हर देशों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। फिर अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, मतलब विश्व लेवल पर इकोनॉमी को सही चलाना है, देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर सही काम करना है, तो सही प्रकार का गवर्नेंस नियम कानून बना दिया जाए। तो यही होता है आज अ ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इंप्लाइज अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड वेयर देयर आर। मतलब आज हम एक सही ग्लोबल इकोनॉमी में मतलब बाउंड्री को खत्म कर रहे हैं ताकि हर एक देश दूसरे से कनेक्टेड रहे, फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन होता रहे, टेक्नोलॉजी होता रहे, सबके डिस्प्यूट सेटलमेंट होते रहे। यही बेटा सही ग्लोबलाइजेशन के मायने होते हैं और यही एक देश के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए। तो ग्लोबल इकोनॉमी का यही फायदा है कि गुड्स और सर्विस अच्छे से आएगा, कैपिटल आएगा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमको मिलेगी, हमको नहीं दूसरे देश को भी मिलेगी।
हमारे यहाँ एक देश से दूसरे देश को लोग आएंगे जाएंगे और अच्छे से डिस्प्यूट सेटल होगा, अच्छे से नियम कानून होगा तो बिजनेस होगा, यही सब है बेटा। अब आता है डीमोनेटाइजेशन। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, मैंने दिया पीपीटी में, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन, थोड़ा पानी पी ले यार, मुंह सूख जा रहा है ना भैया। वन शॉट का मतलब है यहाँ तो पॉज करने का भी कोई विकल्प नहीं है कि हम पॉज करके फिर पढ़ाएं। सोचो, मुंह सूख जा रहा है ना, लेकिन सर का ध्यान नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहना भैया, बड़ी मेहनत लगती है पीपीटी को बनाने में और उसके बाद इसको समझाने में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है डीमोनेटाइजेशन। क्या होता है डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। नोटबंदी क्या होती है? नोटबंदी का मतलब होता है गवर्नमेंट क्या करती है, जो करेंसी चल रही होती है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। गवर्नमेंट कहती है कि ये अब इनवैलिड है, अब से ये नोट नहीं चलेगा, तो यही नोटबंदी होती है। मतलब नोट लीगल टेंडर में, जो करेंसी वो लीगल टेंडर में अब नहीं रह गई, वही नोटबंदी है। उसकी जगह गवर्नमेंट नए नोट को दे देती है। क्या मतलब है? हमारे देश में 2016 में 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन किया गया था। बीजेपी गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक मनी कर रहे हैं, जिससे देश में करप्शन बढ़ रहा है, जिससे देश में आए दिन क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, रेवेन्यू घट रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम डीमोनेटाइजेशन कर देंगे तो लोग अपना पैसा लाके बैंक में जमा करेंगे और उसकी जगह नई नोट लेंगे। तो गवर्नमेंट को इससे पता चल जाएगा किसने टैक्स छुपाया है और कौन करप्शन में इन्वॉल्व है, पैसा कहां से आया। तो गवर्नमेंट ने इस सोच से जो है डीमोनेटाइजेशन किया, लेकिन इसके बैड भी इंपैक्ट पड़े और गुड रिजल्ट भी देश में आया, बाद में चर्चा होगी। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो वर्तमान में प्रेजेंट में करेंसी चल रही है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, ताकि वो नोट बंद कर दिया गया। ऐसे ही हमारे देश में 500 के नोट और 1000 के नोट जो है डिमोनेटाइज कर दिए गए, उस पर नोटबंदी कर दी गई। उसकी जगह नए नोट भारत सरकार ने दिए 2000 के, 500 के। लड़के लिखते थे 2000 का नोट फेसबुक पे, आज पहली बार, तमाम चीजें, ठीक है, टैग कर देते थे हमको लगता था हमको कब मिलेगा, ये लाइन लगाए पड़े रहते थे हम लोग, ठीक है। उस समय क्या हुआ, हम एक जगह पढ़ाते थे, नया नया स्टार्ट किए थे, नया क्या 2 साल हो चुका था। तो उस दिन हमारे सर हमको बुला लिए कि हिमांशु तुम्हें पेमेंट देना है। हमको पता नहीं था, हम इतना इंटरनेट चलाते नहीं थे क्योंकि मोबाइल हमारे पास बहुत सिंपल रहती थी। कि हिमांशु तुमको पेमेंट देना, हम आ गए, 25,000 रुपये पेमेंट उठा के दे दिया। हम कहे आज क्या हो गया, बंदा 3 बार मांगने पे पैसा देता था, आज इकट्ठा दे दिया। मुझे पता नहीं, मैं बड़ा खुश होकर के आया, मैं सोचा एक मोबाइल ले लेता हूँ। एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई मोबाइल चाहिए, ये पैसा। कह रहा मैं नहीं लूंगा। मैं कहा क्यों? कह रहा तुम्हें पता नहीं? हम कहे नहीं। कह रहा लीगल टेंडर में नहीं है, ये नोट बंद हो गया, बैंक जाओ इसको चेंज करके दूसरा नोट ले आओ। 25,000 रुपया। तब मुझे लगा, मैं रोने लगा, ये पैसा बेकार हो गया, मैं क्या करूंगा। तो मुझे एक भैया मिले, एडवोकेट थे, समझाए, कहे बेकार नहीं हो गया, इस पैसे को तुम बैंक लेके जाओ, 4-4 हजार रुपया चेंज होगा। तो सोचो बेटा, 25,000 के लिए मुझे 7-8 दिन बैंक दौड़ना पड़ा, 4-4 हजार दे करके चेंज कराना पड़ा, ठीक है। बहुत लाइन लगती थी, सुबह से पाँव दर्द करने लगता था। तो खैर रोऊंगा नहीं, आप भी रोने लगोगे। आइए देखते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है, demonetization is an act of cancelling the legal tender status of a currency unit in circulation। मतलब जो करेंसी हमारे सर्कुलेशन में है, जो चलन में है, जो मार्केट में चल रही है, अब वो लीगल टेंडर से कैंसिल कर दी गई, मतलब वो लीगल नहीं रह गई, ठीक है। यही डिमोनेटाइजेशन होता है। पूरी बात बता दी गई है कि गवर्नमेंट ने 2016 में 8 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया था 500 और 1000 के नोट के डिमोनेटाइज कर दिए गए, अब ये बेकार है, इनकी जगह नए नोट मार्केट में बैंक में जाकर के ले लो। तो गवर्नमेंट ने, अब उसके बाद क्या हुआ, लोग क्या करते थे, जो करेंसी इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई थी 500 1000 की, उसको बैंक में जमा करते थे और उसके बाद क्या करते थे, लोग जो है बैंक में जाकर के नया कैश लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि इससे ज्यादा एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनके पास करोड़ों रुपया दबा के रखा था, गड्डी बोरे में भर के, थैले में भर के, उनको बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। और इसका मतलब था सरकार को करप्शन वगैरह खत्म करना, इलीगल जो है एक्टिविटीज को रोकना। लेकिन सरकार सफल नहीं हो पाई बहुत ज्यादा। खाली सफल क्या हुई, ईमानदारी से बताएं। जो लोग जो इलेक्शन लड़ते थे, विधायक हैं, एमपी हैं, इनके पास घर में पैसा होता था, इलेक्शन टाइम में खूब उड़ाते थे। आज उनके पास पैसा नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ पाते और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। बस यही हुआ बेटा, हमें जहां तक पता है। थोड़े बहुत चीजें
अच्छी हुई, बट मुझे बहुत इंपैक्ट तो नहीं दिख रहा। अब सर आप बीजेपी विरोधी हैं, बेटा यहाँ बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं, जो अपने अनुभव है वो बता रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला फीचर है डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। मतलब आज डिमोनेटाइजेशन होने से हमारे देश में टैक्स को सुधार किया गया, मतलब टैक्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया। इससे क्या हुआ, लोगों को पता चल गया कि अब ये पैसा लीगल टेंडर में नहीं है, तो सरकार को पता चल गया कि किसने टैक्स दिया, किसने नहीं दिया, किसने कितना टैक्स छुपाया हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद आपको आगे बताते हैं। फिर आता है, तो क्या कह रहा है, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। मतलब हमारे भारत में टैक्स को सही करने का, टैक्स को सही से चलाने का डीमोनेटाइजेशन एक उपाय के रूप में लाया गया। मतलब इसमें कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वर रीडली डिपॉजिटेड इन बैंक एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स। मतलब हमारे देश में जिन लोगों ने कैश होल्ड किया था, ठीक है, वो उनको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ी, और वो इनकम आई कहां से है, इसके बाद उसे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा, उसकी जगह नई नोट लेने पड़े, और यही डिक्लेयर करने में, यही बताने में पकड़े गए बहुत लोग और टैक्स देना पड़ा, ठीक है। फिर बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर अनअकाउंटेड इनकम एंड पे अ टैक्स पेनल्टी। वही कह रहा, जो व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि इनकम कहां से आई है, उनको उस पर टैक्स देना पड़ गया था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर। आपको याद होगा, बच्चे रहे होंगे आप लोग, लेकिन मुझे तो याद है। Demonetization also led to tax administration channelizing saving into the formal financial system। Demonetization आने से हमारी बैंकिंग सिस्टम फॉर्मल तरीके से चलने लगी और ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट आज बैंकों में है। आज देखो सबके पास इतना कैश नहीं होता, सब डरते हैं कब गवर्नमेंट डिमोनेटाइज कर दे, कब गवर्नमेंट क्या कर दे, इसलिए लोग इतना पैसा अपने पास नहीं रखते, लेस कैश होल्डिंग हो गया है। वही कह रहा है कि बैंक डिपॉजिटेड इंक्रीजेस, आज बैंक में डिपॉजिट इंक्रीज कर गया है और इंटरेस्ट रेट लेकिन डिक्रीज हो गया है, क्योंकि बैंक में इतना पैसा हो गया है कि बैंक के पास अब और पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बैंक अब बहुत कम ब्याज दर पे, पहले क्या होता था 10-10% बैंक ब्याज देती थी, अब 6% 7% इतना ही ब्याज हमें देती है। तो यही हो रहा है कि डिमोनेटाइजेशन होने से बैंकों में डिपॉजिट ज्यादा बढ़ गया। अब लोग अपने पास रखने से डरते हैं, कितना पैसा रख लेंगे, कल को ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दिया तो हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर पैसा अब लोग बैंक में जमा करते हैं या प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। सरकार ज्यादा दिमाग है सबके पास। फिर डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन होने से बेटा देश में जो है अब कैश लाइट इकोनॉमी हो गई, मतलब लोग कैश कम लेके चलने लगे। हमारी जेब में देख लो बहुत कम पैसा होगा, 300 रुपया होगा। अब ऐसा नहीं सर, फोन पे में ज्यादा है, बैंकों में ज्यादा है, मतलब ये कहने का मतलब है। कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, अब कैश ट्रांजैक्शन घट रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन रुपए है, डेबिट कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ये अब बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को डर रहता है डिमोनेटाइजेशन होने से प्रॉब्लम आ जाएगी। इसकी अगली विशेषता क्या है, डीमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस। डीमोनेटाइजेशन होने से टैक्स वगैरह इंप्रूव हो गया, टैक्स वगैरह की फाइलिंग अच्छी हो गई, अब लोग अपना इनकम छुपाते नहीं, बता देते हैं। बड़े चालाक लोग हैं वो, तो किताब में लिखा, मैं बता दे रहा हूं। It indicate that tax evasion will no longer will be tolerated or expected। अब भारत में टैक्स इवेजन, कर की चोरी वगैरह अब लंबे समय तक नहीं हो पाएगी, और होगी तो बहुत कम होगी। फिर टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, टैक्स इवेजन डिक्रीज। कह रहा है टैक्स कलेक्शन आज बढ़ गया है भारत सरकार का, क्योंकि हर एक चीज लोगों को बतानी पड़ती कि पैसा कहां से आ रहा है, और टैक्स की चोरी घट गई है, ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या आता है, द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेसेस आर। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज होने से, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज होने से 1991 में एलपीजी मॉडल आने से भारत में क्या इंपैक्ट पड़ा, बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज होने से हमारी देश के बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां देखते हैं, मेन टॉपिक यही है। ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इंपैक्ट क्या पड़ा। इंक्रीज कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट ओरिएंटेशन, नेसेसिटी फॉर चेंज, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। ये इंपैक्ट पड़ा कि हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी से, गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करने से बिजनेस पे क्या असर पड़ा, यही असर पड़ा। आइए देखते हैं, इसको डीप में पढ़ लेते हैं। कह रहा है इंक्रीजिंग कंपटीशन,
बेटा इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करने से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने से कंपटीशन बढ़ा। क्योंकि पहले क्या होता था, कितने ज्यादा लॉ होते थे कि कंपनियां बनाना, कंपनियों को खोलना, कंपनियों को स्थापित करना, नए बिजनेस को लाना आसान नहीं होता था। आज इसके आने से लोगों को मोटिवेशन मिला कि लोग जानते थे कि अब लॉ वगैरह फ्लेक्सिबल हो गया है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए, तो लोगों ने नए नए बिजनेस डालने चालू कर दिए, जिससे देश में कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ा तो कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट मिलने लगे, अच्छे प्राइस पे मिलने लगे, देश की इकोनॉमी आगे चलने लगी। ये इसका फायदा हुआ। क्या कह रहा है, आफ्टर द न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज had to face all round competition, which means competition from the internal market and competition from MNCs। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, कंपटीशन बढ़ गया। अब हमारे देश में नई नई एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह आ गई, जिससे हमारे देश के बिजनेस को उनको भी फेस करना पड़ रहा है। और अगर हमारे देश में बिजनेस कमजोर है तो एमएनसीज वगैरह को फेस आसानी से नहीं कर पा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आई। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा, कई बिजनेस बंद हो गए, कई बिजनेस जो मार्केट में चल गए, कंपटीशन फेस कर गए, अच्छी बात है, वरना बंद हो गए। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के चेंज होने से बहुत सारे बिजनेस बंद भी हो गए और बहुत सारे बिजनेस आए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आई कि उसकी वजह से दूसरे देश भी हमारे देश में बिजनेस करने लगे, जिससे हमारे उनके कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गए। अब हम एक दूसरे को कंपटीशन, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये प्रॉब्लम आ गई। फिर कह रहा है द कंपनीज दैट कुड अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंपनियां इसके चलते क्या करी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही हैं, विच वर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज कुड ओनली सर्वाइव एंड फेस द कंपटीशन। और इसकी वजह से जो कंपनियों के पास ज्यादा संसाधन है, पैसा रुपया है, वही सर्वाइव कर पा रहे इस कंपटीशन में, वरना नहीं। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक पॉलिसी आने से बच्चा क्या हुआ कि उन्हीं कंपनियों को सर्वाइव करना, वही कंपनियां सर्वाइव कर पा रही जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है। दूसरी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। सरकार ने इतने नियम कानून को लचीला बना दिया कि दूसरे देश की भी कंपनियां हमारे देश में आ गई, चाहे मोटर के फील्ड में हो, चाहे बाइक के फील्ड में हो, चाहे मोबाइल के फील्ड में हो, चाहे टेलीकॉम के फील्ड में हो, आज हर जगह देखो। फिर मोर डिमांडिंग कस्टमर, जैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, कस्टमर डिमांडिंग वाले हो गए। क्या कह रहा है, बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वर वेरी फास्ट फ्यू इंडस्ट्रीज, मतलब वहां इकोनॉमिक पॉलिसी पहले बहुत कम इंडस्ट्रियां हुआ करती थी, ये जाहिर सी बात है। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर, और जिसका रिजल्ट क्या होता था कि हर एक सेक्टर में बहुत जो है मतलब प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती थी। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, इसकी वजह से मार्केट में प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, जो भी प्रोड्यूसर बना लेता था वही लोग खरीद लेते थे, क्योंकि इतनी कंपनियां होती नहीं थी। लेकिन आज मार्केट जो है बेटा कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि इतनी कंपटीशन हो गया, इतनी कंपनियां आ गई इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कि अब चाहे जहां से कस्टमर खरीद ले, हर एक कंपनी कस्टमर को खींचने के चक्कर में पड़ी हुई। तो तब कम थे कस्टमर के ऊपर काम नहीं होता था, तब प्रोड्यूसर जो भी बना दे वही चीज खरीदना पड़ता था। आज कस्टमर जो चाहेगा वो बनाना पड़ेगा, तो वही कह रहा कस्टमर डिमांडिंग मार्केट हो गई है नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से। फिर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से हमारा टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज अ स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली, इकोनॉमिक पॉलिसी आने से हमारे देश के अंदर बहुत कम कंपटीशन था। लेकिन कह रहा है बट आफ्टर द इकोनॉमिक पॉलिसी टू स्टैंड दिस ग्लोबल कंपटीशन, आज इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने से हमारे ग्लोबल लेवल का कंपटीशन हमें फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में सैमसंग, आईफोन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मोबाइल के सेक्टर में, गाड़ी के सेक्टर में, कपड़े के सेक्टर में, हर एक सेक्टर में आ गई, उनको हमें फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है, तो हमें भी उनकी टेक्नोलॉजी के साथ हमको भी चलना पड़ रहा, आए दिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, जिससे बेटा हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी को हमें, आज इकोनॉमिक पॉलिसी आने से हमारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, ये हमारे बिजनेस पे असर पड़ रहा है। और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा। नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेस, अगर आज मार्केट में बने रहना तो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय और लेबर स्किल्ड होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। तो आज हमें उनको उसी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको स्किल्ड करना पड़ता है। ठीक है, वरना हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से हमको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि अपने प्रॉब्लम भी है, फायदा भी है, लेकिन हमें फेस तो करनी पड़ी, इसका बिजनेस पे हमारे प्रभाव पड़ रहा। पहले क्या था, बहुत कम लोग होते थे तो चाहे जैसे चला लेते थे, आज बिजनेस को अब उसी हिसाब से चेंज करना पड़ा जैसे सिनेरियो हो रहा। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी ने सब बदल दिया। अगला आता है नेसेसिटी टू चेंज, क्या हो रहा है कि
बेटा देखो, बिफोर 1991 इंडियन एंटरप्राइजेस कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले क्या होता था 1991 के पहले, इंडिया की जो बिजनेस होते थे वो एक स्टेबल पॉलिसी लंबे समय तक फॉलो करते थे, एक ही पॉलिसी पे हमेशा काम करते थे, चेंज नहीं करते थे। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे आ गई, हर कंपनी को नए नए प्लानिंग करने पड़ रहे हैं, नए नए स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, नई नई पॉलिसी बनानी पड़ रही है। हर कंपनी आज आए दिन इसी में बिजी है कि अगर वो नहीं बनाएगी तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगी बच्चा। ये बड़ा प्रभाव पड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी आने से। फिर कह रहा है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले हैज डिक्लाइन ओवर द ईयर। नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़ी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट को ज्यादा बढ़ावा दिया। अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट भी बहुत नहीं कर पा रही है। देखो बीएसएनएल वगैरह का क्या हाल है, इकोनॉमिक पॉलिसी आने से आज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर वगैरह बहुत आगे गई, लेकिन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से कह रहा है कि बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा पब्लिक सेक्टर वाले पे ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बजट वगैरह उनको अलॉट नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि नई इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से अगर गवर्नमेंट चलेगी तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करेगी तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो कहां हो पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है लाने के बाद पब्लिक सेक्टर पे फोकस कम किया, उनको सपोर्ट कम किया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज रियलाइज्ड दैट टू सर्वाइव एंड ग्रो दे विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। इस वजह से पब्लिक सेक्टर को ये मजबूरी हो गई, उनको ये पता चल गया कि अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो उनको रिसोर्सेज वगैरह रखने पड़ेंगे, जो कि हर पब्लिक सेक्टर के पास, हर एक पब्लिक कंपनी, हर एक सरकारी कंपनी के पास ये संभव नहीं है। और इकोनॉमिक पॉलिसी आने से बहुत चीजें बदल गई, हमारे बिजनेस पे बड़ा बुरा असर पड़ा, और अच्छा भी पड़ा लेकिन बुरा ज्यादा पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा फायदा भी हुआ। वो पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ा, तो हमने बता दिया। ये मत कहना सर ने ये कह रहे थे, ना गलती। ठीक है, मुंह से निकल गया यार, थके हुए हैं भाई। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या कहना चाहता है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। आज बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने से हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, या आज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस सिनेरियो के चेंज होने से क्या मैनेजरियल रिस्पांस निकल के आ रहा, मतलब मैनेजमेंट क्या क्या रिस्पांस कर रही है हर बिजनेस की, बिजनेस कैसे रिस्पांस कर रहा है। तो वही कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने से मैनेजरियल रिस्पांस, मतलब मैनेजरों का क्या रिस्पांस, मैनेजमेंट का क्या रिस्पांस निकल रहा है। तो पहला रिस्पांस देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। हर एक बिजनेस का मैनेजमेंट चाहता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस अलग अलग सेक्टर में काम करे। एक ही सेक्टर में काम करेगा तो बिजनेस शायद आगे अगर वो नुकसान होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। हर एक आदमी, हर एक बिजनेस कपड़े में, मोबाइल में, बाइक में काम करना चाहता, कोई भी एक सेक्टर प्रॉब्लम करेगा दूसरा तो हमारा चलेगा। तो इसलिए हर एक बिजनेस जो है चाहता है, हर एक बिजनेस का मैनेजमेंट चाहता है कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड मोड में बिजनेस को चलाया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है। अब एक पुराना वाला इन्वायरमेंट नहीं रह गया, बहुत तेजी से चेंज हो जा रहा है। द फर्स्ट रिस्पॉन्स seen after the new policy is the companies are going for diversification। क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के चेंज होने से कंपनियां आज अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर ले रही हैं। जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस आज टेक्सटाइल में भी काम कर रही है, पेट्रोकेमिकल में भी काम कर रही है, आईटी सेक्टर में भी काम कर रही है, कम्युनिकेशन में भी काम कर रही है। इसने कई जगह काम कर दिए, एक नुकसान होगा तो अगला तो चलेगा। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल। आज बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, एक दूसरी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन करके बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस एनवायरनमेंट में कई बार अकेले चलाना भी मुश्किल है। मान लीजिए वोडाफोन, आइडिया एक दूसरे से मिलकर बिजनेस चला रही, क्योंकि उनको पता था सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो जियो उनको खत्म कर देगा। ऐसे हर एक कंपनी, बहुत सारी कंपनियों ने आपस में ज्वाइंट वेंचर कर लिया, तो उनके मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करके बिजनेस करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट का ही देन है, अगर एनवायरनमेंट ना चेंज होता तो शायद ये लोग अपना अपना बिजनेस करते, लेकिन ऐसा होने से इनको एक साथ मिलकर काम करना पड़ रहा, मजबूरी है ये। तो देखो, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज केम टू इंडिया थ्रू अ ज्वाइंट वेंचर। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में ज्वाइंट वेंचर के साथ एक दूसरी कंपनी के सपोर्ट से ही आई हैं। जैसे फोर्ड ने महिंद्रा के साथ, जैगुआर टाटा मोटर के साथ आई है, जनरल मोटर हिंदुस्तान मोटर के साथ मिलकर काम कर रही है, होंडा इंटर सील के साथ काम कर रही है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद आगे ना बढ़ पाती। अगला था ब्रांड बिल्डिंग। आज हर एक कंपनी चाहती है कि उसकी ब्रांड इमेज बनी रहे। हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक कंपनी अपने कस्टमर के दिमाग में ब्रांड की क्वालिटी डालना चाहती, ब्रांड डालना चाहती, ताकि मोबाइल का नाम आते आईफोन दिमाग में आए।
कार का नाम आते ही मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फेरारी नाम आए। तो हर एक कंपनी चाहती है कि उसका ब्रांड कस्टमर के दिमाग में बना रहे। इस एनवायरनमेंट में अगर ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाओगे ना तो कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देगा। तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर वर इनहेंस बाय कंपनीज इन बिल्डिंग ब्रांड। आज बहुत सारी कंपनियां ब्रांड को बनाने के लिए अपने खर्चे बहुत कर रही हैं। Often MNCs have invested huge amount in building brands such as LG, Samsung and Hyundai। आज सैमसंग, LG, Hyundai, एप्पल, ये जो MNCs हैं इन्होंने ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना चालू कर दिया ताकि कस्टमर जल्दी टूटे ना। इनका यही टारगेट है, ब्रांड बनाओ, ब्रांड दिमाग में डाल दो, इमेज बना दो अपनी कंपनी का कस्टमर के दिमाग में। मोबाइल का नाम आती है सैमसंग S24 अल्ट्रा आए, ठीक है। फिर कह रहा यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज हर एक कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने पे मजबूर है क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज है। अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो वही कह रहा है कि हर एक कंपनी जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो कंपनी पहले एनवायरनमेंट को स्कैन कर ले रही है उसको पहले फायदा मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है पहले, क्योंकि उसने पहले एनवायरनमेंट को समझ लिया कि एनवायरनमेंट में क्या चीज चेंज होने वाला है, तो उसने उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल दी। जैसे मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया था कि व्हाट्सएप के फाउंडर ने देखा कि विश्व में मैसेज का, चैट का ज्यादा जो है लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, तो उसने व्हाट्सएप बना दिया एनवायरनमेंट स्कैन करके। उसको पता था कि व्हाट्सएप चलेगा, बहुत चलेगा, क्योंकि उसका समय का मांग था। तो आज व्हाट्सएप के आने से देखो बहुत ज्यादा मार्केट में व्हाट्सएप ने कब्जा कर लिया है। दूसरे मैसेंजर, दूसरे चैट के एप्लीकेशन इतने सक्सेस नहीं हुए। वही कह रहा कि एनवायरनमेंट के सिनेरियो में जो भी पहले अपॉर्चुनिटी को देखा वो ज्यादा फायदा पाएगा। तो बहुत सारी कंपनियों ने एनवायरनमेंट को देखते हुए ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना चालू कर दिया, नई नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना चालू कर दिया। यही उनके मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स हुआ। फिर इंप्रूव कॉम्पनसेशन लेवल। आज बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने लोगों की सैलरी वगैरह बढ़ाना चालू कर दी, लोगों को बोनस देना चालू कर दिया, अच्छा मैनेजमेंट करना चालू कर दिया, अच्छी इंजीनियरिंग करना चालू कर दिया, ताकि बिजनेस में बने रहे, ठीक है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलने के साथ साथ हर कंपनी के मैनेजमेंट में भी चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट के थॉट में चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट के डिसीजन में चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट की प्लानिंग में चेंज हो रही है, तभी बिजनेस चलाई जा सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चल सकता है। लास्ट आता कस्टमर फोकस। हर एक बिजनेस बेटा कस्टमर पे फोकस करना चालू कर दिया, ठीक है। तो आज बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलने के साथ साथ कह रहा है कि मैनेजरियल रिस्पांस यही निकल के आया कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है वैसे वैसे आपको मैनेजरियल रिस्पांस चेंज करना पड़ रहा है। तो हर एक कंपनी जो है अपना मैनेजमेंट का रिस्पांस, मतलब मैनेजमेंट, हर कंपनी के मैनेजमेंट ने इस तरीके से काम करना चालू कर दिया ताकि बिजनेस जो है सर्वाइव करता रहे, बंद ना हो। तो बेटा ये था आज का टॉपिक। कोई डाउट आए मेरे बच्चों पूछ लो, मैं भी थक गया हूं। इसी बात पे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें बच्चों, क्योंकि मैं आपका सर हूं, आपसे बोल रहा हूं, आपको मैंने पढ़ाया, मेहनत किया गया, आपने भी मेहनत किया। भगवान करे आपका हमेशा रिजल्ट अच्छा हो। इसी के साथ बेटा क्लास खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।